नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ये पूरी सीरीज का पहला वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए, जो कि ना सिर्फ आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बल्कि ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें पेडागोजी महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, यानी लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पेडागोजी कॉमन होती है। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पेडागोजी कॉमन होती है, बस लैंग्वेज अलग होता है। कहने का मतलब कि उसमें हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो पेडागोजी है लैंग्वेज की वो सब में कॉमन होती है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अ लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशंस, posing few questions, sharing their experiences etc. दिस इज नोन एज। यानी कि एक कक्षा प्रारंभ करने से पहले सामान्यतः एक शिक्षिका जो है वो कुछ सिचुएशन बच्चों को बताती है, कुछ परिस्थिति बताती है, इसके बाद से कुछ प्रश्न उनसे पूछती है और अपने अनुभव को शेयर करती है। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, तो ये बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको सहज महसूस कराने के लिए उसके पढ़ाने से पहले की क्रियाविधि है, यानी कि इसे अंग्रेजी में प्री रीडिंग टास्क बोलते हैं। यानी कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले का जो एक तरीके से सहज वातावरण बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्री रीडिंग टास्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कि एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और रीडिंग एबिलिटी का यानी कि पठन कौशल का, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर यह मूल्यांकन किया जाना है। इसमें दिए गए विकल्प में से कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहला दिया गया है आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट। तो क्या प्राइमरी लेवल पर केवल अल्फ़ाबेट ABCD का ज्ञान होना चाहिए? आज हम लोग प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कंसीडर करते हैं, तो कक्षा 5वीं के बच्चे से आप केवल इतना उम्मीद नहीं रखेंगे कि बच्चे अल्फ़ाबेट जाने, तो ये निगेटिव था क्योंकि संकुचित है, ठीक है। दूसरा विकल्प देखिए, द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स को हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं, जैसे कि खड़ी पाई हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, हाइफन हो गया, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि विराम चिन्ह। तो देखिए विराम चिन्ह भी आपका संकुचित है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ना। देखिए प्राइमरी स्तर के बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि बच्चे धारा प्रवाह पढ़ें। बच्चे जो लेख है उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले, ये सफिशियंट होगा प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। तो ये भी फ्लुएंसी जरूरी नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पढ़ करके उस पाठ का अर्थ ग्रहण करना। देखिए अब पढ़ करके जब बच्चा अर्थ ग्रहण कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो जो लेख है उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही यहाँ पर अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में। तो ये तो पहले से इंक्लूडेड हो गया, यानी जब बच्चा पढ़ करके अर्थ समझ ले रहा है यानी अल्फ़ाबेट भी जान रहा होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स की बात की गई थी, यानी कि विराम चिन्हों की बात की गई थी। तो विराम चिन्ह का भी ज्ञान उसको हो जाएगा जब वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ करके अर्थ समझ पा रहा है। यानी पहला और दूसरा पॉजिटिव तो था लेकिन संकुचित था, और ये दोनों पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड हैं। इस वजह से पहला दूसरा यहाँ पर संकुचित होने की वजह से गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। यानी कि पठन कौशल का असेसमेंट मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले रहे हैं, इस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक के रूप में आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? आपको लग रहा होगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात की जा रही है, यानी कि मदर टंग में भी कम्युनिकेशन किया जाता है, तो क्या ये उसकी बात है? नहीं, मदर टंग जो होता है वो एक्विजिशन किया जाता है, यानी कि अर्जित किया जाता है, जबकि यहाँ पर टीचिंग की बात की जा रही है। बच्चे को टीचिंग कराया जाएगा सेकेंड लैंग्वेज की, ठीक है, यानी कि विद्यालय की औपचारिक भाषा को सिखाने के संदर्भ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि औपचारिक भाषा में कम्युनिकेट करने के लिए आप सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करेंगे? बच्चों के साथ। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये सेकेंड लैंग्वेज की बात की जा रही है, फॉरेन लैंग्वेज की बात की जा रही है, आपके मदर टंग की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो अब चलिए विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर। यानी इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को आप उनके देसी वक्ता की तरह बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। आपको भले लग रहा होगा
कि जिस प्रकार से बच्चे नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है। तो ये आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, नेटिव स्पीकर जो होता है, जो आप देसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है? वो अनौपचारिक होता है। आप अपने माता पिता, आप अपने सगे संबंधियों, आप अपने दोस्तों से जो भाषा का यूज कर रहे हैं, वो क्या है? वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि BICS। यानी कि देखिए, दो स्किल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। पहला होता है BICS, जिसे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, और दूसरा होता है CALP, जिसे कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि ये भी कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, कम्युनिकेशन का कौशल है, और ये भी कम्युनिकेशन का कौशल है, लेकिन ये आपका अनौपचारिक होता है, जो आप अपने घर मित्रों में, अपने दोस्तों के बीच भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके कौशल है, उसका कौशल है, यानी अनौपचारिक भाषा का कौशल है, आपके मदर टंग को फ्लुएंट तरीके से बोलने का कौशल है। और जो CLP होता है, वो औपचारिक भाषा का कौशल है, कि आप फ्लुएंट तरीके से औपचारिक भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये CALP के रेफरेंस में पूछा गया है, यानी कि औपचारिक भाषा के संदर्भ में। तो आप इसका प्रयोग नेटिव स्पीकर की तरह नहीं करेंगे, मतलब कि जो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका पहला उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, फोकस ऑन फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको केवल फॉर्म करने के लिए, यानी कि ग्रामर के रूल्स के तहत उसको केवल आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेंटेंस का। तो ये नहीं है, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है। तो ये आपका संकुचित था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अब बार बार अभ्यास के माध्यम से, बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से आप प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उच्चारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल सिखाना है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखाना है। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि बच्चा जब कम्युनिकेट कर पाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोनाउंसिएट कर ही पाएगा। यानी कि ये संकुचित था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि क्षमता, यानी कि प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, यानी कि बच्चों को एक तरीके से संप्रेषण, कम्युनिकेट करने की क्षमता सिखाई जाएगी। ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के दौरान सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चों को औपचारिक भाषा में कम्युनिकेट करने का क्षमता विकसित करना टीचर का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मोमेंट इज। यानी कि जिस प्रकार से प्राइमरी स्तर के बच्चों को जब कविता पढ़ाई जाती है अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, तो जो जो कविता में शब्द आते हैं उसके हिसाब से अपने हाव भाव, अपने हाथों को, अपने पैरों को, उस प्रकार से पूरे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उस कविता को पढ़ाने के संदर्भ में। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक कविता है, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब बच्चे को ये कविता पढ़ाई जाती है तो एक मोटा जब बोला जाएगा तो दोनों हाथ को टीचर फैला लेता है मोटापे की तरफ इशारा करने के संदर्भ में। इसी प्रकार से जब हाथी वर्ड आता है तो अपने एक हाथ को अपने नाक पर केहूनी की तरफ से सटा लेता है, ये दिखाने के लिए कि ये हाथी का सूंड है। तो ये क्या किया जा रहा है, ये बच्चे को समझाने के लिए उसकी मदद की जा रही है। यानी कि जो मौखिक तरीके से बच्चा सुन रहा है, अगर वो उसको संकेतों के माध्यम से देखने लगे तो उसका जो अधिगम है वो और ज़्यादा अर्थपूर्ण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये माना गया है कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां आपकी एक्टिव रहेंगी किसी काम को सीखने के दौरान, उतना ही आपका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। जैसे कि जब हम लोग टीवी में कोई चीज़ देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में क्यों आता है, या फिर पहले क्या होता था कि आप लोग गूगल में सर्च करते थे, आप लोग टेक्स्ट को पढ़ते थे, लेकिन जब से यूट्यूब का चलन है तो आप लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, यानी कि आपकी दो इंद्रियां एक्टिव हैं और आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आता है। यही यहाँ पर भी नियम काम करता है कि चूंकि जब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी आप अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के दौरान, तो बच्चा और अच्छी तरीके से समझ पाता है। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया था, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो मौखिक भाषा आप यूज कर रहे हैं और आपका फिजिकल मूवमेंट, आपके बॉडी का मूवमेंट, ये कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? तो ये टोटल फिजिकल रिस्पांस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसको समझिए। कक्षा, आजकल समावेशी कक्षा की हम लोग बात करते हैं जिसमें श्रवण बाधित बालक भी है और दृष्टि बाधित बालक भी है। तो जब आप बोल रहे होंगे तो दृष्टि बाधित बालक भले देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन पा रहा है, और जब आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो श्रवण बाधित जो बालक है वो भले सुन नहीं पा रहा है लेकिन वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ सकता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो ये समावेशी कक्षा के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है। सभी को
कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के संदर्भ में, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि प्रारंभिक साक्षरता। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता। प्रारंभिक साक्षरता और यहाँ पर आंकिक ज्ञान के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आवश्यकता है, इस सेंस में पूछा गया है। तो बच्चा अगर पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है और बेसिक ऑपरेशन कर ले रहा है नंबर्स के साथ, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये माना जाएगा कि उसमें प्रारंभिक साक्षरता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर रीडिंग, यानी कि बच्चों को व्याकरण सिखाने के दौरान इन चारों विकल्पों में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा जब हम लोग उसको ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे? तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि यह अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद वाले विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया, इट शुड बी हाईली इन्फॉर्मेटिव। बात हो रही है बच्चों की, प्राइमरी स्तर के बच्चों की। तो हाईली इन्फॉर्मेटिव का मतलब ये हो गया कि देखिए प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं वो भी वॉवेल पढ़ते हैं, लेकिन वो वॉवेल केवल A-E-I-O-U के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उच्च कक्षा में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि A-E-I-O-U केवल 5 वॉवेल नहीं है, बल्कि उच्चारण के आधार पर जो पहला वर्ण आएगा उसके आधार पर हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट को तय करते हैं। तो ये क्या है? ये हाईली इन्फॉर्मेटिव हो गया जब आप उच्च कक्षा में जा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी स्तर पर ये नहीं बताया जाता है। प्राइमरी स्तर पर सिर्फ वॉवेल 5 बताए जाते हैं, A-E-I-O-U। वहाँ पर उच्चारण के आधार पर नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो हाईली इन्फॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा देखिए, इट शुड बी पर्पजफुल फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये टीचर्स पर्सपेक्टिव से पर्पजफुल होना चाहिए। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो ये टीचर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पर्पजफुल होना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा कर रहा है, जबकि हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो ये गलत था। चौथा देखिए, इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन। देखिए आज हम लोग सब कुछ परिवेश से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ किसी प्रश्न को समझाने के लिए, तो आपके परिवेश का हिस्सा है, तभी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ये विकल्प क्या कर रहा है कि आपके परिवेश से हटा करके आपको पढ़ाना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन, यानी कि ये परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि एक ही विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 1, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि जो व्याकरण आप पढ़ाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, यानी कि दिए गए विकल्पों में से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या नहीं करता है? तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली किसी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बच्चे की मदर टंग है, अगर टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश में जो कठिन वर्ड्स आ रहे हैं उनका हिंदी में, यानी कि आपके मदर टंग में ट्रांसलेट करके, अनुवाद बता करके आपको टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बच्चे को मौका नहीं मिल रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, उसमें कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे को उसका अर्थ जो है, उस कठिन शब्दों का या फिर उस पैराग्राफ का अर्थ जो है हिंदी में बताया जा रहा है, उसके मदर टंग में बताया जा रहा है। यानी कि जो इंग्लिश है उसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल उसमें डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इनमें से क्या नहीं करता है? तो यह बच्चों के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इन्हेंस, यानी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इन्हेंस और स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, यानी कि ये बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प देखिए, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, यानी कि जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको बच्चे के टेक्स्ट में इंक्लूड किया जाए उसके लैंग्वेज क्लास में, तो ये तो पॉजिटिव था, ठीक है। इस वजह से मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए, अ गुड टेक्सचुअल कंटेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो सभी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो इंक्लूड किया जाए बच्चे के टेक्स्ट में। तो ये बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं है। क्यों स्तर के अनुसार नहीं है? क्योंकि आप बच्चे को प्राइमरी स्तर पर ही सभी ग्रामर के रूल नहीं सिखा सकते, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज़ रेलिवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स, यानी कि जो
लेख है वो बच्चों के इंटरेस्ट यानी उसके रुचि का होना चाहिए। देखिए, अब बच्चे के कल्चर यानी उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ करके जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका वो लेख इंटरेस्टिंग होगा उसके लिए। यानी कि पहला विकल्प जो था वो तीसरे में इंक्लूडेड है, इसी वजह से मैंने पहले पर स्टार लगा दिया था। अब पहला जो है वो तीसरे में इंक्लूडेड है, यानी कि पहला यहाँ पर संकुचित हो गया और तीसरा ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो तीसरा देखिए, अ गुड टेक्स्ट लैंग्वेज क्लास हैज रेलिवेंस, यानी कि उसके संदर्भ का होना चाहिए और उसके रुचि का होना चाहिए। आपने सिद्धांत पढ़ा होगा रुचि का सिद्धांत, यानी बच्चे जिस कार्य में जितना ज़्यादा रुचि लेंगे उनका अधिगम उतना ही ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। तो ये तीसरा जो था सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं, अ गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज़ द राइट लेंथ, यानी कि एक अच्छा लेख वही है जिसकी लंबाई एक तरीके से सही हो। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आप प्राइमरी स्तर के बच्चे को 10 पेज का कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि उसकी मानसिक स्तर के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज का कहानी होता है, आप लोग देखते होंगे उनकी किताबों में। तो यहीं कहा जा रहा है कि रेलिवेंस होना चाहिए, तो ये तो पहले से पहले ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, तो इस वजह से चौथा विकल्प संकुचित हो गया। तो एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो लेख है वो बच्चे के संदर्भ में होना चाहिए और उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसके मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो बच्चे को पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चे को सहज वातावरण देने के लिए टीचर क्या होता है अपने अनुभव को शेयर करता है। कई बार उनसे बच्चों से कुछ कहानी प्रश्न पूछता है, कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में बच्चों को बताता है। तो ये क्या है? ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है। तो इसमें से दिए गए विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा प्री रीडिंग एक्टिविटी है। पहले विकल्प की बात करें तो दिया गया है यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, तो ये विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट। अब बच्चे को अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया गया है तो वो समराइज क्या कुछ करेगा, वो अभी पढ़ाया ही नहीं गया तो उसका एक तरीके से सार कैसे बताएगा, तो ये तो निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब बच्चे को अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, बच्चे को अभी कंफर्टेबल किया जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है प्री रीडिंग एक्टिविटी, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यूजिंग प्रिडिक्शन टास्क, यानी कि कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जा रही हैं कक्षा में जिसमें बच्चे अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आज मैं बच्चों को बोलूं कि आज मैं आपको न्यूटन के बारे में बताऊंगा, तो न्यूटन ने कौन कौन सा नियम बताया था, थोड़ा बहुत अगर बच्चों को पूर्व ज्ञान होगा तो जाहिर सी बात है वो अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि बच्चे को पहले कंफर्टेबल किया जाए कक्षा में पढ़ाई शुरू करने से पहले। यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क प्री रीडिंग एक्टिविटी का महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, द टास्क सच एज राइटिंग एज ए कैरेक्टर और अ इंस्पेक्टर ऑफ द एक्शन एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर, यानी कि मान लीजिए कि आप एक इंस्पेक्टर हैं, आप हैं नहीं, आप मान लीजिए जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री होते हैं तो देश की समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो कैरेक्टर नहीं हैं, लेकिन आप अपने अंदर मान लीजिए कि आप वो कैरेक्टर हैं। तो ऐसा मानते हुए आपसे किसी प्रश्न या फिर कोई लेख लिखने के लिए बोला गया तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप वो कैरेक्टर नहीं हैं, लेकिन आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर मानते हुए आप उसके जगह रहते तो क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को एक्सप्लोरेटिव प्रश्न बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को कंप्लीट पढ़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।